राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन जी पटेल कर रही हैं। हम इस कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी का और शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मैं आप सबकी अध्यक्षीय अनुमति से अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और हमारे विश्वविद्यालय के जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसके आरंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात मैं महामहिम की अनुमति से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे डिजिटल पॉइंट से हमारे नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करें। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भैया भूमि पूजन का ही बनी सुंदर जी। इस लोकार्पण समारोह के बाद मैं यहाँ उपस्थित सभी महान भावों का स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए, प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का क्षण है कि आज के दिन जो एक छोटा सा पौधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगाया गया था वह आज पल्लवित हो रहा है और बहुत ही कम समय में
इस भवन का पूरी तरीके से निर्माण हो चुका है। यह भवन का पहला फेज बन चुका है और आगे निरंतर सहयोग से, सरकार के सहयोग से, माननीय कुलाधिपति महोदय के आशीर्वाद से हम दिन प्रतिदिन विश्वविद्यालय प्रगति की ओर चल रहा है। मैं इस क्रम में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो विश्वविद्यालय है, यह एक नई दृष्टि से नई ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए जो हमारा अधोसंरचना का कार्यक्रम पूरा हुआ है, उसके पश्चात अब जो गुणात्मक परिवर्तन अकादमिक दृष्टि से है, उस पर हमारा पूरा फोकस है। वैसे वर्तमान में हमारे यहाँ 60 पाठ्यक्रम संचालित हैं। इस बार हमने एक विशेष प्रयोग किया है कि स्वरोजगार से जुड़े हुए जितने भी पाठ्यक्रम हैं, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, मूक्स के द्वारा और स्टार्टअप के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें से अधिकांश कार्यक्रमों को हमने अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया है और ऐसी संभावना व्यक्त की है कि हम लगभग इसमें 15,000 के करीब विद्यार्थियों को आकर्षित करेंगे और उन्हें 6 माह का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपना रोजगार उपलब्ध कर सकें, प्राप्त कर सकें। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अकादमिक उन्नयन की दृष्टि से भी हम अपने प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है बहुत कम समय में, यह हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है और अन्य देशों के लिए भी। मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि माननीय रामेश्वर शर्मा जी अपने कुछ विचार व्यक्त करें, उनको आशीर्वाद। आज के हमारे कार्यक्रम में हिंदी विश्वविद्यालय के भवन के लोकार्पण के अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय आनंदीबेन, हम सबके लाडले नेता और जिनकी कल्पना से मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय का जन्म हुआ और ऐसे हिंदी के प्रोधा या हिंदी के सेवक जिन्हें राजनीतिक मंच से लेकर विश्व के पटल पर हिंदी के नाम को सर्वोच्च स्थान दिलाया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये हिंदी विश्वविद्यालय आज अगर यहाँ मूर्ति रूप ले रहा है तो इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं चूंकि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते मैं महामहिम महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ जोड़कर दोनों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्र में बना है। आपके द्वारा वो भवन का लोकार्पण किया गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर हमारे PS महोदय, उच्च शिक्षा आयुक्त महोदय और आदरणीय BC सर रामदेव भरद्वाज जी और हमारे लाडले नेता उच्च शिक्षा के मंत्री मोहन यादव जी भी यहाँ पर हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोशिश करेंगे कि जो कल्पना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना की है उसको और आगे बढ़ाने में मोहन जी का भी योगदान और सहयोग भरपूर मिलेगा। और BC साहब और उच्च शिक्षा के जो हमारे PS हैं वो सब लोग मिलकर इसको और अधिक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो विश्वविद्यालय है उसको फैलाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश तो है पर देश पर भी हिंदी विश्वविद्यालय फैला, इसको और प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और कैसे अधिक से अधिक छात्रों को इससे लाभान्वित कराया जाए, इसका हम लोग प्रयत्न अवश्य करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार और माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्हें जमीन दी, भवन के लिए पैसा दिया और आज उन्हीं के नेतृत्व में भवन का लोकार्पण भी हुआ इस अवसर पर। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी दिवस पर हमने देश के अंदर हिंदी के प्रोधा के नाम से हिंदी विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो भवन का आज लोकार्पण किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और इसी तरह स्नेह, आशीर्वाद और हिंदी की उपासना में उनका सहयोग हर हमेशा मध्य प्रदेश और देशवासियों को मिलता रहेगा। आप सबका इस कार्यक्रम में पधारे हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने विशेष तौर पर बहुत रुचि ली, रात दिन एक करके 1 माह के अंदर यह कार्य संपन्न कराया। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका ऋणी हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ऐसी ही कृपा बनाए रखें और हमें अपना आशीर्वाद दें। माइक मोहन जी, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन। मोहन जी, आवाज नहीं आ रही। मोहन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार चेक कीजिए, माइक चेक कीजिए, माइक। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कोई सहयोगी हो तो माइक चेक करें। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने परिकल्पना की, स्वप्न देखा, आज वो साकार हुआ है। इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें तथा विश्वविद्यालय के लिए एक आगामी रूपरेखा भी दें, जिसके अनुरूप हम आगे अपनी कार्य योजनाओं को गति प्रदान कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने पधारी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, हमारी प्रेरक, मार्गदर्शक और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, हम उन्हें अभी सुन नहीं सके तकनीकी कारणों से, लेकिन पूरी क्षमता के साथ कार्य में जुटे हुए श्री मोहन यादव जी, सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामदेव भारद्वाज जी, और इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक सपना साकार हो रहा है, एक संकल्प पूरा हो रहा है। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति में ही सारी उन्नति समाहित है। हिंदी आज दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी हमें जोड़ कर रखती है और हिंदी में हिंदी की जो क्षमता है वो कितनी है
ये जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण आज भी सुनते हैं तो हिंदी का, चाहे वो भाषण हो या कविता हो, वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी की इस प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थापित किया है। अटल जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी बात हिंदी में कहकर केवल हिंदी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया था। यह बड़ी विचित्र मानसिकता है। अंग्रेजी में भाषा के रूप में अंग्रेजी का विरोधी कतई नहीं हूं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में बोलना यह प्रतिष्ठा का विषय है। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मातृभाषा में बोलते हैं और हिंदी में जब वो बोलते हैं तो हिंदी और हिंदुस्तान का सम्मान सारे जगत में, सारी दुनिया में बढ़ता है। मुझे भी मुख्यमंत्री रहते विदेशों में जाना, अनेकों कार्यक्रमों के लिए जाना पड़ा। मैंने नहीं देखा कि अंग्रेजी में अगर आप नहीं बोलते तो कहीं कोई कमी है, बल्कि हम हिंदी में बोलते तो हमारी इज्जत बढ़ती है। जापान, जर्मनी, चीन, अगर आप अंग्रेजी में बोले तो उनके मन में एक अलग भाव आता है, ये तो अपनी भाषा में नहीं बोलते, अंग्रेजी के गुलाम है। लेकिन अंग्रेजी जहां की भाषा है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, वहां भी जब हम अपनी भाषा में बोले तो उनकी नजरों में, उनकी दृष्टि में मैंने तो अपना सम्मान बढ़ते हुए देखा है। लेकिन देश में एक दिक्कत है, अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई है। उसलिए एक प्रचलन सा चल पड़ा है कि अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ बनेगा नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं, जब चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, जर्मनी में जर्मन में पढ़ाई हो सकती है, जापान में जापानी में पढ़ाई हो सकती है, तो हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? जब मैं संसद का सदस्य था तो मैंने देखा कि हिंदी भाषी राज्य के सांसद अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, तो एक दूसरे सांसद ने उठकर कहा था कि अंग्रेजी में भाषण देके जरा अपने चुनाव क्षेत्र से जीत के आओ, तब हम जाने। ये जबरदस्ती एक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में कैसे पढ़ाई सब विषयों की हो, इसका प्रयोग प्रारंभ किया और उसी के लिए हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और हिंदी विश्वविद्यालय का नाम भी श्रद्धेय अटल जी के नाम पर रखकर हिंदी के प्रति जो उनके मन में स्नेह भी था और आदर भी था, उस भाव का आदर किया। यह महज एक कर्मकांड नहीं था विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके पीछे एक सुविचारित सोच,
हिंदी में कैसे सभी विषयों की पढ़ाई हो। मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे मेधावी है, प्रतिभाशाली है, क्षमता की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन कई बार अंग्रेजी नहीं आती उतनी अच्छी, तो मन में एक हीन भावना सी आती है। देखिए, अपनी मातृभाषा में अगर हम शिक्षा प्राप्त करें तो ज्यादा गहराई से, अच्छे ढंग से हम विषय को आत्मसात कर पाते हैं, समझ पाते हैं। दूसरी भाषा में पढ़ने के लिए पहले उस भाषा को समझने का बोझ हमारे दिमाग पर होता है, पहले उस बोझ को हम सहन करें और फिर विषय की पढ़ाई करें। अगर सब विषयों की शिक्षा, जिसमें चिकित्सा और अभियांत्रिकी जैसे विषय भी शामिल है, हिंदी में होने लगे तो गरीब परिवारों के, ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। भाषा की कठिनाई है, नहीं आती अंग्रेजी उनको उतनी अच्छी, लेकिन कोई क्षमता की कमी नहीं है। और इसलिए ये प्रयोग हमने किया कि हिंदी में पढ़ाई हो, शिक्षा दी जाए। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय में योग की, पंचकर्म की, प्राकृतिक चिकित्सा, उद्यान विज्ञान, मत्स्य पालन इत्यादि के अनेक पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में चलाए जा रहे हैं। इससे हमारी बच्चों की ग्रहणशीलता बढ़ती है। जितनी मेहनत वो विदेशी भाषा सीखने में करते हैं, उतनी मेहनत से अपने विषय में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी लगभग 1000 हैं। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी बड़ी रुचि ले रहे हैं, और इससे पता चलता है कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के उद्देश्यों में सफल हो रहा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी भाषा में दी जाए, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग की शिक्षा भी हिंदी में ही दी जाए। अभी चिकित्सा परिषद से, मेडिकल काउंसिल से हमें अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि हमारे पास अपना भवन और बाकी व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं थी। हम एक बार फिर प्रयास करेंगे कि हमको चिकित्सा की शिक्षा हिंदी में देने की अनुमति हिंदी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो। हमने अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय ने शिक्षा की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। विद्यार्थी रुचिपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक अनुमति इसकी भी हमको अभी लेना है। और ये सबसे बड़ा काम विश्वविद्यालय के सामने है, ताकि हम अपनी अनुमति लेकर हर विषय की पढ़ाई मातृभाषा में, हिंदी भाषा में कर सके। मैं ये भी चाहूंगा कि धीरे धीरे हिंदी का स्वरूप भी विकृत होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि रेल के लिए लोह पदगामिनी शब्द का उपयोग अनिवार्य हो। कोई शब्द बहुत प्रचलन में है तो हिंदी में इतनी क्षमता है कि उनको आत्मसात कर सके, लेकिन मूल स्वरूप विकृत भी नहीं होना चाहिए। अब ये भी अगर उत्तरदायित्व किसी का है तो वो हिंदी विश्वविद्यालय का है। इसको भी आप ठीक ढंग से देखने का प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय
इस संबंध में शोध करे कि किस प्रकार हम बदलते हुए परिवेश में हिंदी को विकृत होने से बचाएं। यह भी और शोध का विषय है। आप और सोचिए, जैसा मैंने कहा, नई विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा की स्वीकार्यता को बढ़ाना। बिना स्वीकार्यता आप पढ़ाएंगे तो हम उतने सफल नहीं होंगे। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है और मैं आशा और विश्वास से भर जाता हूं जब मैं देखता हूं कि इन कमियों के बावजूद भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में जो मुझे बताया गया, हिंदी सामग्री की खपत जो है 94% बढ़ गई है। अभी अनेक अच्छे पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र हिंदी में निकल रहे हैं, उनका पाठक वर्ग भी बढ़ रहा है। देश विदेश में, विशेषकर विदेशों में, अनेक देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और रुचि से लोग सीख रहे हैं। उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली हमारी अपनी भाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफल होगा। और तब जब कुलाधिपति के रूप में हमारे पास महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल हैं, जो खुद कल्पनाशील मस्तिष्क की धनी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में गहरी रुचि उनकी। और मैं जानता हूं कि जब वो गुजरात की शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री थी, तब बेहतर शिक्षा देने में उन्होंने जो काम किया है उसकी पूरे देश में भूरी भूरी प्रशंसा होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार उसका उल्लेख करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव जैसे हमारे कर्मठ उच्च शिक्षा मंत्री भी इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपकी कुलपति जी, आपकी और पूरी टीम को नए भवन की शुभकामनाएं। लेकिन इसकी आत्मा हिंदी है, तो केवल शरीर से काम नहीं चलेगा। अब हिंदी में सब विषयों की ढंग से पढ़ाई हो, बच्चों को सारी सुविधाएं मिले और हमारे बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ के और प्रगति करें और ये सिद्ध कर दें कि हिंदी भाषा अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, प्रदेश के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जी से अनुरोध करूं। उसके पूर्व मुझे स्मरण आता है कि जब आपने यहाँ पर भाग ग्रहण किया था, आज से 2 वर्ष पूर्व, हिंदी विश्वविद्यालय में घोर संकट और निराशा का वातावरण था। ऐसे संकट के क्षणों में आपने मुझे और विश्वविद्यालय को जो विश्वास दिलाया था कि यह समय आते जाते रहते हैं, आप मनोयोग से लगे रहिए। और आपने समय समय पर यथासंभव और अपनी सीमाओं से बाहर भी जा करके हमारी जो मदद की, हमें आज इस योग खड़ा किया, उसका आभार व्यक्त करते हुए इस क्षण में आपको स्मरण करता हूँ और आपको आपके आशीर्वचन के लिए हम सबको मिले, इसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ। कृपया हम सभी को नई दिशा दें, विश्वविद्यालय की नई ऊंचाइयों की परिकल्पनाओं से हमको अवगत कराएं। हम तो सेवक हैं, आगे हम बढ़ेंगे
दिशा आपको तय करनी है, किस दिशा में हम जाए। माननीय राज्यपाल महोदय। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामेश्वर शर्मा जी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मुकुंद राय जी, सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, सांसद श्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कुलपति डॉक्टर रामदेव खतवा जी, सभी उपस्थित अध्यापकगण, भाई और बहनों, आज शिक्षक दिन है। शिक्षक दिन के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के गौरवशाली पूर्व प्रधानमंत्री, हिंदी के पुरोधा, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति और नाम पर स्थापित हिंदी विश्वविद्यालय के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही गर्व और आनंद हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। गरिमा को बढ़ाने वाले स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में हिंदी के विश्वविद्यालय की स्थापना उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की सराहनीय पहल है। और इसी वजह से मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज ही के दिन वर्ष 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। इस दिन भारत सहित संपूर्ण विश्व के पहले हिंदी विश्वविद्यालय के भवन का लोकार्पण सुखद संयोग है। हिंदी में देश की धरती में जन्मी हमारी सांसों में रची बसी है। हर भाषा, हर बोली को अपने में समाहित करने की क्षमता हमें समझना होगा कि जिस तरह हिंदुत्व में सभी शामिल हो जाते हैं, उसी तरह हिंदी में भी सबको समाहित कर लेती है। हिंदी भाईचारे और अपनत्व का पाठ पढ़ाती है। स्थानीय बोली और भाषा के प्रति लगाव को हिंदी का विरोध नहीं मानना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा और स्वाभिमान है। यही कारण है कि हिंदी का गौरव पूरी दुनिया के सामने लाने में अहिंदी भाषियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा थी। गुजराती भाषी महात्मा गांधी और स्वामी दयानंद हिंदी के सबसे बड़े समर्थक थे। विश्व के विकसित सभी राष्ट्र मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन के कारण ही विकास की ओर अग्रसर थे। हमें यह समझना होगा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति के संवाहक भी है। इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, परंपरा तथा शैक्षणिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास की संपूर्ण झलक स्पष्ट दिखाई देती है। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए देश के हर गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी तक ज्ञान सूचना की पहुंच को प्रभावी बनाने का सशक्त माध्यम सिर्फ हिंदी है। हिंदी के माध्यम से वर्तमान समय की जरूरत के आधार पर शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में बदलाव हो। हिंदी में ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था बने जो भारतीय ज्ञान परंपरा तथा आधुनिक शिक्षा को साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा समाज में भारत केंद्रित सोच विकसित करने में मदद करे। हिंदी विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान, कला, वाणिज्य, विज्ञान प्रबंधन, अभियांत्रिक विधि आदि के हिंदी भाषा में शिक्षक प्रशिक्षण, शोध तथा प्रकाशन की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय ज्ञान के सभी क्षेत्रों को
समाहित करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ गया। देश और हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय दर्शन और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाएगा। हिंदी का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसका भविष्य उज्जवल है। उसे सारी दुनिया की भाषा बनाने के लिए जरूरी है कि इस संचार माध्यमों के द्वारा संगोष्ठियों, काव्य पाठ एवं कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय ज्ञान एवं परंपराओं की वैज्ञानिकता को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया गया है। हिंदी के वर्चस्व को अन्य देशों में प्रसारित करने की दिशा में अग्रगामी सोच के साथ प्रयास कर अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी विश्वविद्यालय देश प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी अपनी पहचान स्थापित करने में सफल होगा। राष्ट्रपिता बापू का मानना था कि मजबूत राष्ट्र के लिए रसायन शास्त्रियों, इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों की एक सेना होनी चाहिए जो देश के सच्चे सेवक होकर राष्ट्र की विविध और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करें। ये सभी विशेषज्ञ विदेशी नहीं बल्कि आम जनता की भाषा बोलेंगे। जो ज्ञान में प्राप्त करेंगे वह आम लोगों की पहुंच के अंदर होगा। वे उसके साझेदार होंगे। आंख मूंद कर नकल करने के बजाय सच्चे मौलिक काम करेंगे। हमें हिंदी को चिकित्सा, तकनीकी ज्ञान और अन्य भाषाओं के साहित्य का अधिक से अधिक नए ग्रंथों और अनुवाद की रचना कर समृद्ध बनाना होगा। हिंदी में अहिंदी भाषाओं के शब्दों को खोलकर शामिल करें। चिकित्सक, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के विशेषज्ञ पुस्तकों की रचना हिंदी में करें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षा जगत से जुड़े प्रबंधक सभी इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में एक अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हुआ है जिसका पालन कर देश और देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में विकसित लोक विद्या को उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाना समय की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा का स्तर मिलेगा, तभी युवाओं में कौशल वृद्धि के साथ साथ श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान का भाव पैदा होगा। भारत की पहचान के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के संवर्धन को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण, सांस्कृतिक समुद्रा और विविधता वाले पर्यटन स्थलों पर जाए ताकि छात्र छात्राएं हमारे देश की बहुआयामी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और साहित्य को समझ सके। प्रदेश के ऐसे लोगों के विषय में अच्छी पाठ्य सामग्री विकसित कराने में विश्वविद्यालय को सहयोग करना चाहिए। पूरी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है। एक नई विश्व व्यवस्था नए रंग रूप और वैश्विक मानकों के साथ उभर रही। इन परिस्थितियों में भारत को अग्रणी बनाने का प्रयास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। प्रयास है कि 21वीं सदी में प्रतिभा और तकनीकी मार्ग का समाधान देने का सामर्थ्य और क्षमता हमारे देश में है। इसके लिए जरूरी सभी नीति, नियम और निर्देशन नई शिक्षा नीति में उपलब्ध है। नीति का सफल क्रियान्वयन कर शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। शोध और शिक्षा के बीच एक के अंतर को खत्म किया जाए। महिलाओं, बालिकाओं और वंचित वर्ग की शिक्षा संबंधी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के नए अवसर व्यापक पैमाने और पटल पर विस्तारित किया जाए। जरूरत है कि राष्ट्र केंद्रित एकात्म भाव से युक्त समग्र शिक्षा के लिए लकीर से हटकर कार्य किया जाए। राष्ट्र गुरु के रूप में देश को प्रतिष्ठित करने के वैश्विक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
अनुकूलन का कार्य प्रभावी तरीके से करते हुए नई शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षण तथा पठन पाठन ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में अन्वेषण, समाधान, तात्विकता और रचनात्मकता विकसित करे, उनमें नई जानकारी को आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की दक्षता और सोच पैदा करे। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता का भाव विकसित करे। उन्हें रोजगार योग्य बनाए, आजीविका के अवसरों, मान मर्यादा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करे। ये नई शिक्षा नीति आप सब विश्वविद्यालय में वेबिनार करके काफी प्रयास किया है नई शिक्षा नीति को जानने की। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटियों में ये काम तो हो रहा है, जो कोई यूनिवर्सिटी बाकी होगी तो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन अभी जरूरत है कि इसका अमलीकरण कैसे करना है। चाहे आंगनबाड़ी से लेकर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय तक किस तरीके से हम इसका अमलीकरण करें, एक शोध का विषय है, चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है। और मैं मानती हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी बड़ा योगदान दे सकती है। प्रशिक्षण, जो उद्देश्य इस पर लिखे गए, ये उद्देश्य के अनुसार यदि हमें हमारे छोटे छोटे बच्चों को या युवाओं को शिक्षा देनी है तो रुचि का शिक्षा हो, चारित्र भी इसमें आता है और हमारी परंपरा संस्कृति भी छोटे बच्चों को सीखने को मिले। इसी तरह हमारा प्रशिक्षण शिक्षकों का और अध्यापकों का सबका होना चाहिए और इसके लिए पूरा सिलेबस बनाना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि एक ऐसी कमेटी बने मध्य प्रदेश के, ये कमेटी इसके बारे में सोचे और प्रशिक्षण के लिए तैयारी करे। तीसरी बात है अभ्यासक्रम, सिलेबस, क्योंकि अभी ये नहीं चलेगा। मान लो कि हायर एजुकेशन में मतलब 11वीं और 12वीं कक्षा में केमिस्ट्री लिया है तो उसके साथ फिजिक्स लेना ही पड़ेगा। ये जो आज तक सोच हमारी चली, इसमें बदल हो चुका है। ये जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री लिया तो फिजिक्स लेना ही पड़ेगा। वो हिंदी भी ले सकता है, वो म्यूजिक भी ले सकता है, वो खेल में भी आगे जा सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स अपनी रुचि के हिसाब से लेंगे तो ये कैसे होगा स्कूलों में। और इसी वजह से सभी टीचर्स और अध्यापकों को तैयार रहना पड़ेगा कि यदि खेल का कोई विषय लेना है तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोगों को भी खेल के बारे में सोचना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश नहीं है, हमारा देश गरीब है और गरीब देश को इतनी अध्यापक कैसे लाएंगे। इसी वजह से हमारी सोच बदलनी पड़ेगी कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो और कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ। अरे हम तो पीएचडी हुए, एमए फर्स्ट क्लास है, एमएससी फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या हम दूसरे विषय नहीं सीख सकते? तो ये सोच बदलने की आवश्यकता है। और इसी वजह से ये जो हमारे लिए जो नई शिक्षा नीति का जो प्रबंधन हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने इसकी इजाजत दे दी है और इसका अमलीकरण करने जा रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी को भरोसा देना पड़ेगा कि हम हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे। और सबसे पहले परिवर्तन शिक्षकों में भी आना चाहिए। बच्चों में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उनको तो जो सिखाओ वो सीख जाएंगे, लेकिन सिखाने वाले थे उनको बदलना पड़ेगा। और इसी वजह से आज जब हमारे मुख्यमंत्री श्री भी उपस्थित हैं
हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी उपस्थित हैं, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी बात जो नई शिक्षा नीति हमारे सामने रखी है इसको करूं। मित्रों, शुरुआत के 5 साल जो 5 + 3 + 3 + 4 जो किया गया है, इसमें शुरुआत के 5 साल का शिक्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि देश को आगे लाना है, सबको अवसर देना है, रुचि के अनुसार सबकी शिक्षा होनी है, तो शुरुआत के 5 साल बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से 5 साल में हम क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसी हमारी प्रवृत्तियां होगी, कैसे हमारे टूर प्रोग्राम होंगे, कैसे हमारे उद्योग होंगे, छोटे कटिंग करना है, वो करना है, वो करना है, तो इसमें सब सम्मिलित है। और इसी वजह से जिसमें रुचि है तो कमेटी बनाएंगे और वो तैयार करें, जिसकी वजह से हम दूसरे स्टेट को भी गाइड कर सके कि हम लोगों ने पूरा किया है, आपको चाहिए तो आप इसमें ले जाओ, अपने तरीके से संशोधन कर सकते हैं तो गाइड करो, मध्य प्रदेश गाइड करे सबको। आज आप सबको इस अवसर पर मुझे आप सबके दर्शन हुए और हिंदी दिन के अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय का अपना भवन बना है। अब मैं इतना ही कहूंगी, ये ईंट और चुना का बना हुआ भवन नहीं है, वहां हमारे विद्यार्थियों की पूरी जिंदगी वहां से लेकर वो बाहर जाएगा। तो ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे वातावरण होना चाहिए कि विद्यार्थियों को जो चाहे वो वहां से मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने हिंदी लिया तो हिंदी का ही भाषण करते रहोगे। दुनिया भर का इतिहास, दुनिया भर की विज्ञान संशोधन की या हमारी परंपरा की, हमारी संस्कृति का ज्ञान वहां से लेकर बाहर जाए, ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा और ये बहुत ही कर सकता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सादर अभिवादन, धन्यवाद आदरणीय महामहिम जी। यह कार्यक्रम समापन की ओर है। महामहिम ने जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिए हैं कि ईंट पत्थरों का भवन न हो करके यह संस्कार भारतीय वांग में और ज्ञान परंपरा की ज्योति जलाने वाला विश्वविद्यालय बने, इस दिशा में निसंदेह हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार की कार्य योजनाएं भी विश्वविद्यालय ने आपके आशीर्वाद से आरंभ की हैं। हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा का एक अध्ययन केंद्र है जिसमें हमने 64 विधाओं और विद्याओं के बारे में, तंत्र के बारे में, संगीत के बारे में, खगोल के बारे में और जो भी हमारा भारतीय वाङ्मय में परंपराओं में रखा हुआ है उसको उजागर करने के लिए शोध संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना की है। साथ ही साथ एक लैंग्वेज लैब की भी स्थापना की है। आज का युग वर्चुअल एजुकेशन का युग है, इसलिए हमने अभी से योजना बनाई है, प्रकल्प हमने तैयार किए हैं कि हम सभी विषयों की एक वर्चुअल लैब तैयार करेंगे और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उससे जुड़े हुए सामयिक विषय पर हम परिचर्चा करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमको मिला, यह हमारे लिए बड़ा परम सुख और सौभाग्य का विषय है। ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे, निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। मैं धन्यवाद के इस क्रम में अब आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम महामहिम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में लखनऊ में रहते हुए भी हमारे अपने इस कार्यक्रम में सहभागिता की, हमको आशीर्वचन दिया, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। निसंदेह मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सबके चहेते, मामा के नाम से प्रसिद्ध न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी मामा के नाम से जाने वाले शिवराज सिंह जी चौहान, जिनकी ये परिकल्पना थी, जिन्होंने एक छोटा सा बीज लगाया, आज आप सभी के प्रयासों से
वह अंकुरित हुआ है, फलीभूत होगा। आपकी इच्छाओं पर, आपकी परिकल्पनाओं पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। यह मैं एक कुलपति के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जिनको हम सुनना चाहते थे, मोहन यादव जी, उनके प्रति भी हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, जिनका विशेष सहयोग हमको मिला, क्योंकि आज वर्तमान में नियोजित महाविद्यालय जो श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के नाम से है, आपने उसमें हमको शरण दी। हम वहाँ 2-3 वर्षों तक अपने अध्यापन करते रहे। आपके प्रयासों से यह विश्वविद्यालय बना। आपने बड़ी मेहनत की। दोनों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आपके ही विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। आपका दायित्व कुछ और ज़्यादा बन जाता है हमारे ऊपर कृपा करने का। हम समय समय पर कभी भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, सहयोग लेते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप इसमें हमको सहयोग करेंगे। हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव राजेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो प्रशासनिक कमियाँ थी उनको पूर्ण करने में, जो राजधानी परियोजना से पत्रों के आदान प्रदान करने में जो द्रुत गति से आपने काम किया, उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका ऋणी है। एक और स्मरण करना चाहूँगा कि यह प्रशासन का नहीं, केवल कुलपति और प्राध्यापकों का नहीं, समाज से जुड़े हुए लोगों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इस दृष्टि से जो समाज क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, समाज सेवी हैं, प्रफुल्ल जी आकाम, चेतर सुखाड़िया जी, इन सबको मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुल सचिव यहाँ उपस्थित हैं, विजय सिंह जी, वो भी आभार के बधाई और उसके पात्र हैं, क्योंकि उनके सहयोग से ही हम यह लेखन कार्य और उसको आगे बढ़ा सकते। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से चाहूँगा कि कार्यक्रम के समापन की घोषणा कीजिए।